साल 2008 की ये बात है। दरअसल एक मुर्दा घर में एक स्ट्रेचर पर लाश को लेके जा रहे थे। उस लाश का जो हाथ था वो स्ट्रेचर से नीचे गिर जाता है। लटका हुआ हाथ वो अजीब लग रहा था। इसी बीच में एक इलेक्ट्रिशियन की नज़र उस लाश पर पड़ जाती है, उस लाश के हाथ पर पड़ जाती है। वो भाग कर जाता है, भाग के जाने के बाद उन्हें रोकता है, रोकने के बाद उस लाश के हाथ को उठाता है, उठाने के बाद उसके सीने पर रख देता है। जैसे ही उसने उसके सीने पर हाथ रखा, हाथ को रखकर वो चला जरूर जाता है, लेकिन उस लाश की जो स्मृति थी, चित्र था, उसका जो चेहरा था, उसकी आंखों में बस जाता है। बार बार ना चाहते हुए भी वो बार बार दिमाग में उसके वही चेहरा घूम रहा था, परेशान कर रहा था। इलेक्ट्रिशियन को आदत थी, वो किसी भी जगह जा सकता था, उसका काम था कहीं भी जाकर उसकी अपना काम करना, ठीक करना। इसी बीच में उसके मन में एक बार फिर से क्यूरियोसिटी जगती है। जगने के बाद वो उसी लाश के पास फिर से पहुंच जाता है। जैसे ही जाता है तो वहां जाने के बाद देखता क्या है कि चारों तरफ उसकी नज़र पड़ती है कि कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं देख रहा है, साथ ही किसी व्यक्ति की नज़र उस पर है तो नहीं, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा था ही नहीं, लाशों की वो जगह थी। आखिरकार उसके पास जाता है, पास जाने के बाद उसको एक किस कर लेता है। किस करने के बाद उसे एक बहुत तसल्ली मिलती है। तसल्ली इसलिए मिलती है कि वहां एक सुनसान सी जगह थी, उस कमरे में वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई शोर मचाने वाला था। जो पड़ा हुआ है वो तो वैसे भी शोर नहीं मचा सकता था। इसलिए उसने बड़े अपने आप में तसल्ली सी महसूस की, बड़ा रिलीफ सा महसूस किया। यहां से जाता है घर। घर जाने के बाद एक डायरी में पूरा किस्सा मेंशन कर देता है, और उस किस्से को मेंशन तो कर देता है। इसके बाद उस लाश का क्या होता है पता नहीं, लेकिन कुछ वक्त और आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से उसकी नज़र एक लाश पे पड़ जाती है, जो मुर्दा घर में रखी हुई थी। फिर से उसने मौके की तलाश में था। मौके की तलाश में होने के बाद वो फिर लाश के पास जाता है, लेकिन इस बार वो किस नहीं कर रहा था, बल्कि किस से भी कुछ आगे बढ़ जाता है। उसने उस लाश के साथ वो सब कुछ किया जैसे एक हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ करता है। जब उसका मन भर जाता है, वहां से हट जाता है, और इस बात की किसी को कोई खबर नहीं लगती, भनक नहीं लगती। फिर से वो अपनी डायरी पकड़ता है। जब घर जाता है, डायरी पकड़ने के बाद उसमें वो सारा वाकया लिखता है जो उस दिन उसके साथ हुआ था। जब उसे मेंशन कर देता है, डायरी में उस लड़की का नाम लिखा जाता है, उसकी कितनी उम्र है वो लिखी जाती है, वो कहाँ से आई है वो लिखी जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो इलेक्ट्रीशियन की जो जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, इसलिए उसने सब कुछ वो मेंशन कर दिया। वक्त आगे बढ़ जाता है, और वक्त आगे बढ़ने के बाद करीब 13 साल के बाद वो डायरी पुलिस के हाथ लग जाती है। जब ये डायरी पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस ने उसकी एक एक चीज को बारीकी से खंगालने की कोशिश की, और जब उसके बारे में पता चलता है तो संभवतः पूरी दुनिया के इतिहास में ये ऐसा पहला मामला पाया जाता है। जज ने जब ये मामला सुना, क्योंकि उस जहाँ की ये कहानी है वहाँ इस पर बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते। जब इस सजा की बात अखबारों में छपती है और टीवी पर यानी कि न्यूज चैनल में आती है, तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरी कहानी में होता क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है इंग्लैंड की। दरअसल इंग्लैंड का एक जिला है टन ब्रिज वेल्स, और यहीं पर एक जगह लगती है बेडसिट। बात कर रहा हूं 23 जून 1987 की। एक फ्लैट के अंदर से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। जैसी दुर्गंध आ रही थी, पास के ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहा कि जो हमारे बिल्कुल बगल में फ्लैट है उसमें कुछ दुर्गंध आ रही है, आपको आना चाहिए, आकर देखना चाहिए। पुलिस सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा आराम से खुल जाता है, क्योंकि उसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो बेडरूम के अंदर एक लाश मिलती है। करीब करीब 25 साल के आसपास की उस लड़की की उम्र रही होगी। उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो उसका नाम होता है वेंडी लिन। वेंडी लिन दरअसल शादी टूटने के बाद बिल्कुल अकेली रह रही थी। हालांकि वो एक नौकरी करती थी और यहाँ आने के बाद अपने फ्लैट में सो जाया करती थी। जब पुलिस ने उसकी लाश को देखा तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां से जितने भी बारीक से बारीक सबूत जुटाए जा सकते थे, डीएनए सैंपल लिए जा सकते थे, पुलिस ने वो हर संभव कोशिश की जो कर सकती थी। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चलता है कि उस लड़की का रेप किया गया है, और रेप के बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। कातिल कौन है, पुलिस इस कातिल की तलाश में जुट जाती है। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। इस हिसाब से जून का पूरा महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना, यानी कि 5 महीने बीत जाते हैं। और ये तारीख थी 15 दिसंबर साल 1987 की। इस पहली घटना के ठीक 5 महीने के बाद ये जिला लगता है टन ब्रिज वेल्स, जो पहले ही जिला था उसका एक इलाका है दक्षिण तट रोमनी मार्श। रोमनी मार्श के पास एक खेत होता है। खेत में एक लाश थी, क्योंकि जो खेत का मालिक था
उसकी लाश पर नज़र पड़ जाती है। ये लाश भी बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी, नग्न अवस्था में थी। इस लाश के बारे में जब सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि 20 साल की इस लड़की की उम्र है। इसका नाम है कैरोलिन पियर्स। कैरोलिन पियर्स दरअसल बस्तर में एक रेस्टोरेंट होता है और रेस्टोरेंट में वो नौकरी कर रही थी और इसी बीच में ये पता चलता है कि वो कई दिनों से लापता थी, रेस्टोरेंट में नौकरी करने के लिए नहीं आ रही थी। उसके बारे में हालांकि पुलिस को सूचना दी गई थी, इत्तला दी गई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। खेत में उसकी न्यूड अवस्था में लाश मिली, पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो यहाँ पर बड़ी इत्तेफाक की बात यह होती है कि जैसा जैसा पहली लड़की के साथ हुआ था, ठीक 5 महीने बाद दूसरी लाश जो मिली थी, ठीक वैसा ही उसके साथ हुआ था। और उससे और भी ज़्यादा पुख्ता बात यह मिल जाती है क्योंकि दोनों के पास जो डीएनए सैंपल मिला था वो एक ही पुरुष का था। और उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए सैंपल, पहले वाले में डीएनए सैंपल के साथ साथ जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो उस व्यक्ति का, एक आदमी का था, लेकिन वो किसका था, कौन है, पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब इन दोनों लड़कियों के परिवार वालों को ये बात की जानकारी होती है तो वो पुलिस के पास बार बार आते थे ये जानने के लिए कि साहब इसमें कुछ मदद कर दीजिए, कातिलों को पकड़ लीजिए। पुलिस ने तमाम कोशिशें की, जो प्राइवेट डिटेक्टिव था उस प्राइवेट डिटेक्टिव को भी लगाया गया और कई साल तक लगातार वो कोशिश करता रहा, लेकिन वहां से कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस ने जो डीएनए सैंपल का था, साथ ही जो पूरे केस की फाइल थी उसको, उसकी जो पूरी डिटेल थी, ये राष्ट्रीय डेटाबेस में रख लिया था, संजो लिया था, सुरक्षित कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर कोई इस तरह का अपराध होता है तो कम से कम ये जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे ही विदेश में वो पूरा एक बैंक बना के रखते हैं, जो केस नहीं खुलते हैं या खुल जाते हैं तो उनका पूरा एक रिकॉर्ड होता है कि इसमें किसने, कौन अपराधी है, कौन नहीं है, और जिनका नहीं होता उनका भी एक रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है। ऐसे करते करते साल 1987 की बात थी, 88, 89, 90, 91 और कैसे करते करते लगभग 33 साल बीत जाते हैं। साल 2020 की मैं बात कर रहा हूं। दरअसल पुलिस के हाथ एक व्यक्ति लग जाता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। उस पर कुछ अपराध था, कुछ शिकायत थी उसके ऊपर। पुलिस ने जब उसके कुछ डेटा वगैरह बनाना शुरू किया, उसका रिकॉर्ड तैयार करना शुरू किया, तो रिकॉर्ड तैयार करने के बाद जो पुलिस के पास अपना खुद का रिकॉर्ड था जो नेशनल डेटाबेस में संरक्षित था, उससे जब उसने मिलान करना शुरू किया है तो पुलिस एकदम से भौचक्की सी रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। जैसे आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि एक तरफ एक आदमी का चेहरा चलता रहता है, दूसरी तरफ उसे मिलान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे मिलान जब कर रहे थे तो 90% जो डीएनए था, सैंपल था, वो मैच कर जाता है। यानी कि वो 1987 में जो घटना हुई थी वो साल 2020 में पकड़े गए उस व्यक्ति से 90% जैसे ही ये डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। अब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन 90% था, इसलिए उसे अपराधी भी नहीं बना सकते थे। पुलिस ने फिर एक काम किया, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं। पुलिस वहां जाती है, सभी सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल लेने के बाद, उनके फिंगरप्रिंट लेने के बाद और फिर उनकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो इस व्यक्ति का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है डेविड फुलर। डेविड फुलर, जिसकी उम्र 66 साल के आसपास होती है, दरअसल उसके डीएनए से 100% मिलान हो जाता है, मेल हो जाता है, मेल खा जाता है। पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि 25 साल की वेंडी लिन, साथ ही 20 साल की कैरोलिन पियर्स, इन दोनों की हत्या इसने की है। अब उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए 3 दिसंबर 2020 को आखिरकार पुलिस उसके घर में जाती है। पुलिस के मतलब कैमरे लगे हुए थे, पुलिस के खुद के अपने सीसीटीवी कैमरे, उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उससे दोनों कत्ल के बारे में पूछा जाता है तो उस व्यक्ति ने ये कत्ल का जो जुर्म था इसको कबूल कर लेता है। उसने कहा कि वो लड़कियां विरोध कर रही थी, मैं उनके साथ कुछ करना चाहता था और जब कर रहा था तो वो विरोध कर रही थी, इसलिए मैंने उनको मार दिया। बस उसने अपने कत्ल का जो इल्ज़ाम था उसने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके घर की अब तलाशी लेना शुरू कर दिया। जैसे पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके पास एक जो उस वक्त कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर रखा हुआ था। कंप्यूटर में पुलिस ने जब देखा तो उसके पास 34,000 पिक्चर थी, फोटो थी 34,000। और उस 34,000 फोटो में उसके सैर सपाटे के, कभी समुद्र किनारे तो कभी किसी लड़की के साथ, कभी कहीं, तो इस तरह से 34,000 फोटो थे उसके पास। पुलिस ने इसके कारण जाना कि इतने सारे फोटो क्यों। साथ ही उसके पास 30 मोबाइल थे, 30 मोबाइल उसके पास थे और 2,200 स्टोरेज डिस्क थी उसके पास, जिसमें क्या वीडियो थी। और वीडियो को देखने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल पुलिस के होश फाख्ता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया था जो मुर्दा थे, मरे हुए इंसानों के साथ उसने, यानी कि महिलाओं, लड़कियों या बुजुर्ग के साथ उसने उनके साथ गंदा काम किया था। और उस दृश्य को, उन पलों को उसने अपने
मोबाइल में कैद कर लिया था, उनका रिकॉर्ड अपना उसने बना लिया था। आखिरकार पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। पुलिस ने जब इस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो डायरी के पन्ने जब पलटना शुरू किया है तो पन्ने में हर एक चीज़ लिखी हुई थी कि पहली बार उसकी मुलाकात कैसे एक मुर्दे से होती है, उसका हाथ गिर जाता है, उसको संभाल के रखता है, उसको किस करता है, दूसरे मुर्दे के पास जाता है, उसको किस करता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूता है, उसके बाद फिर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। वहाँ कोई विरोध नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई चीख नहीं थी, कोई पुकार नहीं था, एकदम सन्नाटा था, शांति थी। और वो शांति उसे इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि साल 2008 में उसने ये सिलसिला शुरू किया था और साल 2020 तक उसने कई हॉस्पिटलों में नौकरी की थी। और कई हॉस्पिटलों में जो पोस्टमार्टम के लिए महिलाएं, लड़कियां या जिनकी बेमौत मौत हो जाया करती थी, वो आती थी, उनके साथ वो ऐसे ही शारीरिक संबंध बना रहा था। पुलिस ने जो इन गिनतियों को देखना शुरू किया तो 102 महिलाओं की लाशों के साथ उसने ये शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसमें कम से कम जो उम्र थी वो 9 साल होती है और अधिकतम जो उम्र होती है वो 80 साल होती है। यानी कि उसने किसी को नहीं बख्शा। उसने हर उम्र की महिला, हर उम्र की लड़की के साथ उसने अपने हवस को मिटाया और वो सब बातें जाकर उस डायरी के अंदर मेंशन करता था, नोट करता था। उससे ये पूछने की कोशिश की कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता था, तो उसने कहा मुझे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ कोई विरोध नहीं होता था, यहाँ कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होती थी। जहाँ शिकवा शिकायत होती थी इसी वजह से तो 2 कत्ल हो जाते हैं। इसलिए उसने इस रास्ते को अपनाया। वो हॉस्पिटल में वहाँ रहता था क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। जब अपनी जवानी के दौर में था, जिसकी 20-22 साल के आसपास की उम्र थी, तो उसने नौसेना के लिए काम किया था और नौसेना में भी वो इलेक्ट्रीशियन का ही काम करता था। वहाँ उसे इस तरह की ड्यूटी मिलती है। साल 1972 में उसकी पहली शादी होती, 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन पत्नी से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो जाता है, तो दोनों के बीच में तलाक भी हो जाता है। उसका वक्त आगे बढ़ जाता है। आखिरकार साल 1982 में वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन उसकी जो दूसरी बीवी थी वो साइकिलिंग जरूर किया करता था। साइकिलिंग करता था तो उसकी एक टीम बनी हुई थी। साइकिलिंग में एक और युवक था जो साइकिलिंग करता था। उसकी बीवी का उससे अफेयर हो जाता है। उसने दोनों से पूछा, अगर तुम दोनों को साथ रहना अच्छा लगता है तो साथ क्यों नहीं रह लेते हो, क्यों मुझे इसमें धोखा दे रहे हो। यानी कि वो कोई शोर शराबा नहीं चाहता था, कोई विवाद नहीं चाहता था, झगड़ा नहीं चाहता था। आखिरकार साल 1999 में उसने तीसरी शादी कर लेता है और तीसरी शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वो वेस्ट सक्सेस एक जगह लगती है, उसी का ही एक इलाका है हीथ फील्ड में वो रहता है। दरअसल पुलिस ने इसी हीथ फील्ड में ही जो उसका घर होता है उसी की तलाशी लेता है और तलाशी लेने के बाद आखिरकार उसको उसी दिन यानी कि 3 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद ये पता चलता है कि 102 मुर्दों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। जब मामला अदालत पहुंचता है तो अदालत जाने के बाद एकदम ऐसे सुनने के बाद एकदम हंसी सी शायद आपको आएगी, आपको बड़ा अजीब सा फील हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जज ने सिर्फ 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इसमें जो उनके यहाँ कानून उस देश का ऐसे ही बना हुआ होगा, जो कानून कहता है जज उससे ज़्यादा भी नहीं जा सकता, महज 2 साल की सज़ा। लेकिन उसके पास 2 और मुकदमे थे, जो 2 लड़कियों की हत्या उसने की थी। उसमें ये मैडस्टोन क्राउन कोर्ट है, वहाँ की जज होती हैं चीमा ग्रब ने 2 हत्याओं के मामले में उस व्यक्ति को कहा कि इस व्यक्ति को तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। दरअसल जब ये घटनाक्रम साल 2021 में जो इसकी सुनवाई हुई थी वो दिसंबर 2021 की बात है। इसको जो सज़ा दी गई थी, जब ये अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अखबारों में ये छपा था कि संभवतः पूरी दुनिया के इतिहास में ये ऐसी एक अजीब कहानी है, अजीब घटना है, जहां एक व्यक्ति मुर्दा घर के अंदर लाशों के साथ बलात्कार करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। जैसे क्या एक वो व्यक्ति था जिसका नाम डेविड था।